नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत प्रेरक्षण। इस टॉपिक के अलावा आप इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखने वाले हैं, जैसे चालक और कुचालक क्या होते हैं, इसके साथ में बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैसे बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पहले से जानते हैं, इसके साथ में आप चालक और विद्युत रोधी के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। हम उन्हीं चीजों को ही रिपीट यहाँ पर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक शील्डिंग जिसे हम स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहते हैं, होती क्या है इसको आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से अभी जुड़े हैं और आप कक्षा 12 के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहले चैप्टर के सभी वीडियोज वहां पर उपलब्ध हैं, आप देखेंगे। इसके साथ में जो सेकंड चैप्टर है उसके भी कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस से हमने वीडियोस तैयार किए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तभी ये जो सारी चीजें हैं वो बेटर तरीके से समझ में आएगी। हालांकि ये जो वीडियो है इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, या आपको यदि पीछे वाला नहीं पढ़ा है तो भी ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखिए, आज के हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरक्षण। स्थिर विद्युत प्रेरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, और स्थिर विद्युत प्रेरक्षण किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की, बचाने की जो घटना होती है इसको हम स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्थिर विद्युत प्रेरक्षण का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखना ही स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहलाता है। इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है उससे किसी क्षेत्र विशेष को यदि हम सुरक्षित रख लें, बचा लें, कि एक क्षेत्र ऐसा है कि उसमें विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं हो, वहां पर विद्युत क्षेत्र ही जीरो होता है, तो उस घटना को हम कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरक्षण। क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत प्रेरक्षण। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन क्या है वो पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने। देखिए कि किसी क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना, स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहलाती है। स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहलाती है। स्थिर विद्युत प्रेरक्षण कहलाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्षेत्र विशेष को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रख सकते हैं? दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी हम क्षेत्र विशेष को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। एक क्षेत्र विशेष को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रख सकते हैं, अर्थात उसे स्थिर विद्युत प्रेरक्षण प्रदान कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? यदि आप कोई चालक लेते हैं और चालक के अंदर कोई गुहा बनी हुई है, कोई कोटर बना हुआ है, कोई खोखला भाग बना हुआ है, तो उस खोखले भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों सदैव शून्य होती है। हम ये जानते हैं कि चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यदि चालक को आप आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। आप आवेश दे दीजिए तो भी सारा का सारा आवेश पृष्ठ के ऊपर रहेगा। देखो, मेरी बात को सुनना आप ध्यानपूर्वक। यहां पर क्या है आपके पास में, जैसे आपने किसी चालक को, आपने क्या किया, किसी चालक को आवेश दे दिया, तो भी इस चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जीरो रहेगी। इसके अंदर बनी कोटर में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव कितनी रहेगी दोस्तों? शून्य रहेगी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर शून्य रहेगी। तो ये जो कोटर है, ये क्या है? कोटर है। कोटर कह सकते हैं, इसको गुहा कह सकते हैं, होल कह सकते हैं। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है दोस्तों।
अब यदि हम बात करें कि यदि मान लीजिए कि इसको हम आवेश नहीं दे रहे हैं और इसको एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के अंदर पुट कर देते हैं, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है, और इसे चालक के अंदर एक कोटर या गुहा बनी हुई है। कोटर का मतलब है आंतरिक भाग इसका खोखला है, कोटर कह दीजिए, गुहा कह दीजिए, इसको हम अंग्रेजी में होल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में चालक है और चालक के अंदर बनी हुई है कोटर या गुहा बनी हुई है। क्लियर। अब ये जो कोटर या गुहा है इसके अंदर भी सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। क्यों रहती है? क्योंकि जैसे इसके बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो इसके पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से आवेश प्रेरित हो जाएगा और बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र से निरस्त हो जाएगा, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर वो सदैव 0 रहेगी, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर देगा और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर भी कितनी रहेगी दोस्तों? 0 रहेगी। और यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तत्पश्चात भी उसके अंदर किसी गुहा में, कोटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो चालक के अंदर बनी कोटर या गुहा या जो होल होता है वो स्थिर विद्युत प्रेरक्षण प्रदान करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे आकाश से बिजली का जब प्रकोप होता है, बारिश के दिनों में आकाश से बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हमें एक धातु की बनी कार में रहना ज्यादा सुरक्षित माना गया है। जैसे ये हमारे पास में कार है, आप ये धातु की बनी हुई है दोस्तों, किसकी बनी है? धातु की बनी होती है। तो ये एक चालक पदार्थ की बनी हुई है, कार में रहना ज्यादा सुरक्षित है खुले की बजाय। अब देखो क्या है, आकाश से बिजली जब बादलों के मध्य घर्षण होता तो शक्तिशाली वोल्टेज क्रिएट होता है, आवेशों का समूह उत्पन्न होता है, वो आवेशों का समूह पृथ्वी के अंदर समाहित होता है। तो यहां पर मैं यहां आपको बता दूं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो ऐसे आ रही है, तो ऐसे आएगा, ये यहां से होता हुआ, या ऐसे समझ लीजिए, या इसके ऊपर यहां पर ये ऋणावेश मतलब यहां पर आएगी, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर 0 रहेगी। तो किसी धातु के खोखले भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहती है, इसलिए इसे जो हमने कार ली है या कोई वाहन है जो कि धातु का बना होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहेगी, चाहे आकाशीय बिजली कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये आकाशीय बिजली के लिए मैं दिखा रहा हूं, तो ये इस तरीके से आएगी, इस तरीके से यहां से निकल जाएगी, धरती में समाहित हो जाएगी, पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगी, बट अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव कितनी रहेगी दोस्तों? 0 रहेगी, 0 बनी रहेगी। इसलिए बारिश के दिनों में जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो खुले की अपेक्षा किसी गाड़ी में जो धातु की बनी होती है उसमें रहना ज्यादा सुरक्षित माना गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक शील्डिंग होती है वो यूज कहां होती है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सेंसिटिव जनरेटर होते हैं, और यदि उनके ऊपर, जैसे एक जनरेटर है, जैसे क्या है आपके पास में, ये एक जनरेटर है, जनित्र है, क्या है? जनित्र। और जनित्र में क्या होता है दोस्तों? ये विद्युत का उत्पादन करता है और एक निश्चित वोल्टेज प्रदान करता है। लेकिन यदि इस जनरेटर के ऊपर कोई आकाश से बिजली गिर जाए जो कि हाई वोल्टेज होती है, तो ये जो जनरेटर है वो काफी हाई वोल्टेज देगा, और इस जनरेटर से जुड़ा हुआ जो भी भाग होता है, जैसे यहां से किसी बिल्डिंग में करंट जा रहा है तो उस बिल्डिंग में वो हाई वोल्टेज चला जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा, विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचाता। कई बार आपने सुना होगा कि जो हमारे विद्युत लाइनें होती जो घरों में आती, उनके ऊपर आकाश से बिजली जब गिर जाती है तो हमारे घरों के सारे उपकरण जल जाते हैं, क्योंकि आकाश से बिजली है वो हाई वोल्टेज की होती है, और हाई वोल्टेज जब हमारे घरों में प्रवाहित होता है तो घरों में जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। उससे बचाव के लिए यहां पर हमने क्या किया है, ये जो जनरेटर है, जनित्र है, इस जनित्र को हमने एक धातु के बॉक्स में रखा है। ये क्या है? धातु का बॉक्स है। और धातु के बॉक्स में रखने से क्या होगा, जब आकाश से बिजली इसमें गिरेगी तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी? 0 रहेगी। ये जनित्र है वो बाह्य जो विद्युत विभव है, हाई वोल्टेज है, उससे सेफ रहेगा, इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो सेंसिटिव चीजें होती है जो विद्युत क्षेत्र से
खराब हो सकती है, उनको विद्युत क्षेत्र से यदि कोई नुकसान होता है तो उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए किसी चालक के अंदर बनी कोटर या गुहा में रखा जाता है। तो यहाँ पर यदि बाहर जो धातु का बॉक्स में यदि इसको रख दिया तो ये एक धातु का आवरण हो गया और ये गुहा के अंदर रखा हुआ है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी जनित्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जनित्र को जब धातु के बॉक्स में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य रहेगी, चाहे आकाश से बिजली कितने भी वोल्टेज की क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था स्थिर विद्युत प्रेरक्षण, और स्थिर विद्युत प्रेरक्षण का उपयोग ये होता है कि ये किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अब यहां पर मैं कुछ और तथ्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो चालक स्थिर विद्युत की से संबंधित ही है, हम यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों देखिए कौन कौन से तथ्य हैं कि ये हमारे पास में जैसे कोई चालक है, क्या है, चालक हैं, ठोस चालक हैं। कैसा चालक है जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि डायग्राम बोर्ड पर ऐसे ही बनने वाले हैं। ठोस यदि चालक हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0, और जो आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, वो भी 0 रहेगा, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं है। चाहे आप इसको कितना भी आवेश क्यों ना दे दें, फिर भी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो आयतन आवेश घनत्व है वो भी शून्य ही रहेगा। दोस्तों अब आप यदि कोई चालक लेते हैं, ठोस चालक, तो उसके अंदर जो विभव रहता है वो नियत रहता है और पृष्ठ के समान रहता है। इसके ऊपर जो विभव है वो Vs है, तो अंदर भी विभव V के बराबर और Vs के इक्वल ही रहेगा। अंदर विभव एक समान रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये दोनों चीजें क्लियर कर लीजिए। ये मैंने लिखा है किसी ठोस चालक के लिए, किसी ठोस आवेशित चालक के लिए। क्लियर। यदि आप बात करें यहां पर, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर इधर माइनस चार्ज है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के यहां पर लंबवत बाहर निकलेगी और यहां पर लंबवत प्रवेश करेगी, और पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमने देख लिया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। पृष्ठ के ऊपर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है दोस्तों, सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक के पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये भी हमने पहले देख लिया है। दोस्तों अब यदि हम चालक के अंदर बनी कोटर या गुहा की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक शील्डिंग प्रदान करती है, स्थिर विद्युत प्रेरक्षण हमें प्रदान करती है, ये हमारे पास में कोई चालक है। ये क्या है, चालक है दोस्तों। और इस चालक के अंदर ये है कोटर या गुहा। कोटर का मतलब है अंदर एक खोखला भाग है, टेनिस की बॉल की भांति है। तो आप इसको चाहे कितना भी आवेश क्यों ना दे दें या किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में क्यों ना रख दें, फिर भी इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 रहेगी। ये हमने देख लिया था। अब यहां पर इसका जो पृष्ठ, ये आंतरिक जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ के ऊपर भी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो भी 0 रहेगा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व आंतरिक भाग में कोटर के अंदर 0 रहेगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं इस वीडियो के अंदर जो एक सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, वो हम देख लेते हैं चालक क्या है और विद्युत रोधी क्या है। चालक और विद्युत रोधी के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चालक क्या है कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। और वे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता उनको हम कुचालक कहते हैं। तो चालक कुचालक के बारे में यदि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसा पदार्थ, ऐसा मैटर जिसमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें तो एक निश्चित दिशा में होता है, और आवेशों का यदि प्रवाह हो रहा है, प्रवाह आसानी से हो, तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। और यदि हम बात करें तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, तांबा होता है, सोना होता है, लोहा होता है, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी चालक पदार्थ में आएगी, सुचालक में उनको काउंट किया जाएगा, उनमें से धारा का प्रवाह आसानी से होता है। दोस्तों यहां पर हम बात करें जो चालक हैं उनको हम देखिए, एक तो धात्विक चालक,
धात्विक चालक जो धातुओं से बने होते हैं, और धात्विक चालकों के अंदर जो आवेश का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। मैं अभी आप लोगों को यहां पर यह भी क्लियर कर दूंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई परमाणु है, ये उस परमाणु के अंदर मौजूद नाभिक है। हम ये जानते हैं कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। नाभिक कैसा भाग होता है? एक अति सूक्ष्म छत्र होता है जिसके ऊपर धनावेश मौजूद होता है, और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में उसके अंदर चारों ओर उपस्थित होता है। और ये जो ऋणावेश है वो चारों ओर चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनको हम कोष उपकोषों में चक्कर लगाते हैं। ये अब देखिए दोस्तों, ये जो बाह्यतम कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है। और जब इसको हम ऊर्जा देंगे, क्या देंगे? ऊर्जा देंगे, तो ये ऊर्जा पाकर इसमें से बाहर निकल जाएगा, इस परमाणु को छोड़कर इसमें से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कमजोर है। तत्पश्चात थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, धातु में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर परमाणु की बाह्यतम कक्षा से अलग हो जाता है, स्वतंत्र रूप से यदि गति कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि धातु के पृष्ठ से अपने आप बाहर नहीं निकल पाता, धातु के पृष्ठ के अंदर ही मौजूद रहेगा, अंदर ही गति करता रहेगा। क्लियर? अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो आंतरिक कक्षाओं में मौजूद होते हैं, वो इस नाभिक से परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, निश्चित पथ पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो इस परमाणु को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आंतरिक कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से इतने परबल बल के द्वारा बंधे होते हैं कि उनको बाहर निकालना आसान नहीं होता है। यदि बहुत ज्यादा यदि एनर्जी दें तो उनको बाहर निकाल सकते हैं, बट सामान्य परिस्थितियों में थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति गति नहीं करते। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जबकि बाह्यतम कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी ही ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो धात्विक चालक है उसमें धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ये आवेश वाहक कहलाते हैं। तो आवेश वाहक यहां पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों यदि हम बात करें विद्युत अपगड़े पदार्थों की, विद्युत अपगड़े पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या जब हम इनमें से विद्युत का प्रवाह करवाते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किसमें डिवाइड हो जाएंगे? आयनों में विभक्त हो जाएंगे, और आयनों का ही प्रवाह होता है। दोस्तों उनमें धनायन और ऋणायनों का प्रवाह होता है। यदि मैं बात करूं यहां पर अर्धचालकों की, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है। तो अर्धचालक के अंदर देखिए दोस्तों जो आवेशों का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा एक नया कॉन्सेप्ट आएगा होल। ये भी आप यदि होल का कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको होल का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा। होल की अवधारणा नाम से आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। होल क्या है? होल देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। इलेक्ट्रॉन की जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर पीछे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसी को ही हम होल कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहा जाता है, होल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अर्धचालकों के अंदर आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में होल भी होते हैं। अब यहां पर हम बात करें विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कह दीजिए, इंसुलेटर कह दीजिए, कुचालक कह दीजिए। तो कुचालक का मतलब है कि जिनमें से आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो, आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो, आवेश का प्रवाह संभव नहीं हो, तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या कुचालक कहेंगे। विद्युत रोधी या कुचालक कहा जाता है। दोस्तों तो
कुचालकों की यदि हम बात करें, जैसे हम कांच ले लें, रेशम का कपड़ा ले लें, एबोनाइट की छड़ ले लें, कागज ले लें, तो ये सारे जो पदार्थ हैं वो हैं कुचालक, जिनमें से आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। इनके अंदर क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परबल बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं, और बाह्य ऊर्जा यदि उनको मिलती है तो वो इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अलग कर सके दोस्तों। तो विद्युत रोधी का अर्थ यह है कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता हो विद्युत रोधी कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, कागज है, रबर है, पोर्सिलिन है, इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनको हम विद्युत रोधी कुचालक कहेंगे, और जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा होता है या किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा होता है तो उनके अंदर आवेश गति करते हैं, आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, तो उनको हम कंडक्टर, चालक कहेंगे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि जो स्थिर विद्युत प्रेरक्षण है वो क्या होता है, इसके साथ में बद्ध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और हमने चालक और कुचालक के बारे में भी थोड़ी सी बात की दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पराविद्युत से रिलेटेड होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड हमारा वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।